नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस की मई 2025 की जो मैगजीन है उसमें से इन्वायरमेंट की जो बड़ी खबरें हैं उनको कवर करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही। दरअसल मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम था, यूपी पीसीएस का, और उसके बाद जो है मेरे तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया था वीडियो। और थोड़ा मैं बिजी था, काम में था, घर के काम से भी बिजी था। तो अभी मैं फ्री हूँ और आपको जो है डेली वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फटाफट न्यूज़ क्या है। तो हमने इसमें इकोनॉमी तक कवर कर लिया था, तो हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बार कवर करेंगे। लेकिन अभी जो जून की आएगी, इंग्लिश मीडियम में आ गई है लेकिन हिंदी मीडियम में भी नहीं आई है। जैसे हिंदी मीडियम में आएगी मैं उसको शुरू कर दूँगा। चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या है एनवायरनमेंट में, कौन कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं फटाफट। तो ये रहा आपके सामने एनवायरनमेंट, और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो पक्षकार हैं उनका सम्मेलन हुआ था। आपको पता होगा कि पर्यावरण से रिलेटेड हमने बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन कर रखे हैं। तो इनका जो अभी बेसल कन्वेंशन के 17वीं, रॉटरडैम कन्वेंशन की 12वीं, और जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन की भी 12वीं बैठक जो है अभी इन तीनों कहाँ हुई, तो जिनेवा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इस बार हुई थी। तो चलो तीनों का जो कन्वेंशन है इनके पक्षकारों का जो सीओपी हुआ है यानी कि कोप हुआ है, उसके जो आउटकम्स हैं देखा जाए तो संयुक्त प्रतिबद्धता आपको देखने को मिलती है कि सब लोग साथ आके काम करेंगे। वहीं पे बेसल कन्वेंशन की बात किया जाए तो इसका जो कोप 17 हुआ है बेसल कन्वेंशन का, तो इसमें जो है तकनीकी दिशा निर्देशों को अपडेट किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बेसल कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक या फिर परसिस्टेंस ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पीओपीस होते हैं, उनका जो प्रबंधन होता है एक देश से दूसरे देश में ले जाने, उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बेसल कन्वेंशन में। उसी के लिए तकनीकी दिशा निर्देश को अपडेट किया गया है। उसके साथ ही नया रणनीतिक फ्रेमवर्क आपको 2025-31 देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल अपशिष्ट की सीमा पर आवाजाही पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये बात आपको याद रखना है। बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की, तो इसमें क्या है, कार्बोसल्फान नाम का एक कीटनाशक होता है। याद रखना कि कार्बोसल्फान क्या है, कीटनाशक है। और फेंथियन नामक दो रसायनों को NX3 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो इसमें NX में जो है जोड़े गए रसायन कुछ हैं, जैसे कि क्लोरपाइरीफॉस एक कीटनाशक है, ऐसे ही लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में मीडियम चेन क्लोरीन युक्त पैराफिन। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बेसल कन्वेंशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता क्या है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि जो इसके परिचय की बात करेंगे तो जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनकी सीमा पार जो आवाजाही है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में खतरनाक अपशिष्टों की आवाजाही और उनके निपटान पर नियंत्रण के लिए जो है बेसल कन्वेंशन 1989 में किया गया था। ठीक है, भारत इसका क्या पक्षकार है, तो बिल्कुल आपको भारत इसका पक्षकार देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य यही है कि खतरनाक अपशिष्टों को विशेष ध्यान देने योग्य अन्य अपशिष्टों के हानिकारक प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वहीं पे रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने 2004 में अपनाया था। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूची सहमति प्रक्रियाओं को स्थापित करता है। यानी कि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है और कुछ खतरनाक रसायन या फिर कीटनाशकों का व्यापार करना है, तो उसमें से पहले से ही दो देशों के बीच में या फिर दो ग्रुप्स के बीच में इस तरह से क्या होता है, पूर्व सहमति प्रक्रियाएं होती हैं। 2006 में इसको जो है स्वीकार कर लिया गया था, और 2000, ठीक है, और साथ में पूर्व सूची सहमति प्रक्रिया आखिर है क्या, तो देखने को मिलेगा यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि खतरनाक रसायनों को उन देशों को निर्यात किया जाए या न किया जाए। ठीक है,
इसकी एनेक्स 4 की बात किया जाए तो तीसरे एनेक्स में प्रतिबंधित रसायनों और कीटनाशकों की सूची है, यानी कि इसमें टोटल 4 एनेक्स देखने को मिलेगी और तीसरे में जो है ऐसे एनेक्स 3 में ऐसे रसायन देखने को मिलेंगे जो प्रतिबंधित हैं। ठीक है, हालांकि रॉटरडैम कन्वेंशन रासायनिक पदार्थों पर प्रतिबंध तो नहीं लगाता है, लेकिन ऐसे रसायनों को एनेक्स 3 में सूचीबद्ध करता है जिन पर कम से कम 2 पक्षकारों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरण कारणों से क्या किया गया हो, मांग की गई हो कि इनमें जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, तो अभी बेसल कन्वेंशन पे बात करते हैं कि सीमा पार अपशिष्ट नियंत्रण होता क्या है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया को लागू करता है। यह भी कहीं न कहीं किसी देश को अपशिष्ट भेजने से पहले उसे उस अपशिष्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उस देश से सहमति भी ली जाएगी। अगर नया फोकस क्षेत्र देखा जाए तो टेक्सटाइल अपशिष्ट हो गया, जहाज़ों को तोड़ना, ये जो भी शिप ब्रेकिंग है, ठीक है, इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो शिप से रिलेटेड चीज़ें हैं ये हमने हांगकांग कन्वेंशन में जो है इसको अपनाया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो जाएंगी। तो दोनों को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, दोनों को मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हम लोगों ने इसी से रिलेटेड पढ़ा, ये होता क्या है। तो दीर्घ स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक होते हैं, पीओपी हैं, इनकी बात किया जाए तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये 2004 में लागू हुआ और 2001 में इसको स्वीडन में अपनाया गया था, स्टॉकहोम में। तो भारत भी इसमें जो है 2006 में इसकी जो है अभिपुष्टि कर दिया था। बात करते हैं कि ये करता क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि ऐसे रसायनों से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करना जो लंबे समय तक टिके रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में तथा मानव शरीर और वन्य जीवों में संचित हो जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बस इससे रिलेटेड टॉपिक ही याद रखना है, ये किससे जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं इनके महत्व की। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन की सबसे पहले बात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो SDG 2 है, यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, यानी कि जीरो हंगर या भूखमरी को समाप्त करना है, इससे रिलेटेड ये हेल्प करेगा। जैसे कि मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक रासायनिक प्रभाव को कम करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा देगा। SDG 3 जो हमारा बेहतर स्वास्थ्य और सेहतमंदी है, इसमें भी ये आपको देखने को हेल्प करता हुआ दिखेगा। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदूषण को कम करेगा। ये अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से उपचार करके जल की गुणवत्ता में सुधार करेगा। SDG 11 संधारणीय शहर की बात करता है, जिससे कि बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और वायु गुणवत्ता में सुधार के जरिए शहरों में पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को ये कम करता है। SDG 12 में भी ये हेल्प करेगा, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, यानी कि रसायनों और अपशिष्टों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा वायु, जल और मृदा के प्रदूषकों को उत्सर्जन को कम करना, साथ ही रिसाइकलिंग व पुनः उपयोग करना। तो ये हो गए तीनों के तीनों कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं कि अगली अपडेट क्या है। तो अगली खबर यहाँ पे जैव विविधता से रिलेटेड है। जो जैव विविधता पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम जो है 2025, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, उसने क्या किया, जैव विविधता विनियमन 2025 जो है वो जारी किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये करेंगे कि जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े हुए पारंपरिक जो ज्ञान है उनके उपयोग से होने वाले लाभों को किस प्रकार से सभी के बीच न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाए। बात करते हैं कि ये किसके तहत आए हैं। तो ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जो है बना था हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, उसी के द्वारा ये जो है अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, उसी एक्ट के अंदर जो है हमने जैव विविधता विनियमन 2025 जारी किया है, जिसमें हमने बताया है कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, संसाधनों से जुड़ा हुआ
लाभ होगा उसको किस तरह से सभी के बीच में न्यायपूर्ण तरीके से वितरित किया जाएगा। बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँच और लाभ साझाकरण से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मामला देखने को मिलेगा तो केरल की कानी जनजाति से रिलेटेड मिलता है। तो जो केरल की कानी जनजाति और आयुर्वेदिक गुणों वाले आरोग्य पाचा पौधा जो कि ट्राइकोपस जेलेनिकस, ठीक है, ये जो है इससे जुड़ा हुआ एक मामला है। इसमें देखने को मिलेगा यह जो जनजाति है केरल की कानी जनजाति, ये पारंपरिक रूप से इस पौधे में मौजूद रिवाइटलाइजिंग गुण जो है यानी कि जीवनी दवा के कारण इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये जो हमारा पहुंच और लाभ साझाकरण है ये होता क्या है। तो इसके तहत होता यह है कि आनुवंशिक संसाधनों का जो उपयोग है उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको, उसका जब यूज करेंगे तो उसी का न्याय संगत और समान वितरण जो किया जाएगा तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, पहुंच और लाभ साझाकरण। ये तो हो गया लाभ साझाकरण, और पहुंच यानी कि जो भी वहां के एरिया के लोग हैं उनके तक पहुंच प्रदान की जाए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी या कंपनी या देश किसी अन्य देश या समुदाय के जैविक या आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करता है तो उससे होने वाले लाभ दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रूप से बांटे जाने चाहिए। फ्रेमवर्क की बात किया जाए तो जैव विविधता अधिनियम के में जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। साथ ही जो बान दिशा निर्देश हैं और नगोया प्रोटोकॉल 2010 का है, ये भी जो है हमारा पहुंच और लाभ साझाकरण से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बात करते हैं कि इसका कानूनी फ्रेमवर्क देखने को मिलता है भारत में एक पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में, इसी से रिलेटेड है ये सारा। और दायरा अगर कवरेज की बात किया जाए तो नगोया प्रोटोकॉल के प्रभाव में आने से पहले लागू किए जैव विविधता अधिनियम का दायरा काफ़ी व्यापक है। इसमें भारत के सभी जैव संसाधन शामिल हैं। तो क्या इसमें सभी जैव संसाधन शामिल हैं? तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल ये जो है इसमें आपको हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू हमारा ABS यानी कि पहुंच और लाभ साझाकरण है, इसमें सभी के सभी जो जैव संसाधन है उसको शामिल किया गया है। वहीं पे जो नगोया प्रोटोकॉल है इसमें हम लोगों ने केवल और केवल आनुवंशिक संसाधन जो है उन्हीं को सीमित किया है। कार्यान्वयन की बात किया जाए तो भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और जिला स्तर पर या फिर कह सकते हो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं नियमों की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। जैसे कि डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है। इसमें है क्या कि इसके तहत जो है लक्ष्य क्या किया गया है कि जैविक संसाधनों का उपयोग होने से जो लाभ होगा उसको साझा करने के तरीकों को बताया गया है इसमें। ठीक है, डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन या उससे जुड़ी हुई जानकारी भी इसमें शामिल देखने को मिलेगी। डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें देखने को मिलेगा कि आनुवांशिक संसाधनों का डिजिटल रूप से जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे जीनोमिक जो डेटा हैं उसको भी शामिल किया जाएगा DSI में। ठीक है, बात करते हैं कि पूर्व सूची सहमति की इसमें क्या होती है। तो पहुंच बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या उद्योग को मंजूरी के लिए NBA जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उससे पूर्व सूचना लेनी होगी। ठीक है, या फिर उसको सूचित करना पड़ेगा। इसमें है क्या कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो औषधीय पौधों हैं उनके लिए ये जो है लागू नहीं होगा। बाकी के जो भी हमारे जैव विविधता से रिलेटेड जो भी संसाधन है उस पर ये लागू होगा। लाभ साझाकरण की मात्रा की बात किया जाएगा तो वार्षिक टर्नओवर के आधार पर स्लैब इसमें जो है निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसका देख सकते हैं। तो जिन सभी उपयोगकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हें हर साल उपयोग किए गए जैविक संसाधनों की जानकारी के लिए साथ साथ एक स्टेटमेंट भी देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
अगर 5 करोड़ तक है तो आपको शून्य देना है, 5 से 50 करोड़ है तो 0.2%, 50 से 250 करोड़, बस देख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिए लाभ साझाकरण कैसे होगा। तो यहाँ पे संरक्षण या आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो भी हमारे जैविक संसाधन है उसमें से क्या होगा, लाभ साझाकरण की राशि जो है नीलामी या बिक्री मूल्य या खरीद मूल्य का कम से कम 5% होनी चाहिए। इनका वास्तविक उपयोग किया जाएगा, यानी कि व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा, जो यह राशि 20% से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे रेड सैंडर, अगरवुड, ये सब चीज़ें। बात करते हैं शोध परिणाम का हस्तांतरण, आईपीआर का उपयोग नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शोध परिणामों को साझा या हस्तांतरित किया जाता है तो आवेदक को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ अपनी सहमति के अनुसार आर्थिक या गैर आर्थिक लाभ साझा करना होगा। बात करते हैं आईपीआर से व्यवसायीकरण पर लाभ साझा करना। ठीक है, आईपीआर के व्यवसायीकरण पर लाभ साझा करना, कोई व्यक्ति जैविक संसाधनों का उपयोग करके विकसित की गई आईपीआर के आधार पर किसी उत्पाद का व्यवसायीकरण करता है तो उसे वार्षिक सकल फैक्ट्री बिक्री करों को छोड़ के का अधिकतम 1% का आर्थिक लाभ जो है साझा करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इतना बहुत डिटेल में नहीं देखना है, आपको बस याद रखना है कि ये जो रूल्स आए हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके महत्व की बात किया जाएगा, जो एबीएस है यानी कि लाभ साझाकरण, यही सब चीज़ें, इसका महत्व क्या है। संप्रभुता और विनियमितता देखने को मिलेगी, यानी कि जैविक संसाधनों पर राष्ट्रों के अधिकारों और लाभों के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करता है, सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, जैव विविधता सुनिश्चित होती है, आनुवांशिक संसाधनों का जो मूल्य है और कृषि और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको भी कहीं ना कहीं फायदा होता है, और आईएलसी का सशक्तिकरण आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलेगी, जैसे संसाधनों की सीमा पार प्रसारित होने की प्रकृति, क्योंकि ये जो संसाधन है ये कोई हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से निश्चित नहीं होते हैं। क्षमता का अभाव, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी या फिर रिसर्च उस लेवल की आपको देखने को नहीं मिलेगा। परंपरागत कानूनों की सीमित मान्यता, यानी कि जो हमारे परंपरागत कानून है वो क्या करते हैं, स्थानीय नियम कानूनों को प्रचलित कानूनी सिस्टम या बौद्धिक संपदा कानून में ठीक से जगह नहीं दे पाते, इसलिए जो है कहीं न कहीं उनके जो आदिवासी स्थानीय समुदाय की शासन प्रणाली को उचित संरक्षण और मान्यता नहीं मिल पाती है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लाने की जटिल प्रक्रियाएं हैं, तो इससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इसको फिर करने में काफ़ी जटिलताएं होती हैं और नहीं कर पाते। शैक्षणिक बनाम व्यावसायिक अनुसंधान हम फिक्स कैसे करेंगे कि ये जो है शैक्षणिक के लिए ले जा रहे हैं या फिर व्यवसाय के लिए ले जा रहे हैं। मजबूत बाजार प्रणाली का भी अभाव देखने को मिलेगा, और निगरानी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं, और जागरूकता भी इससे रिलेटेड कम ही है। आगे के लाभ की आगे की राह की बात किया जाएगा तो बहुपक्षीय लाभ साझाकरण को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमाओं के पार निष्पक्ष तरीके से लाभ साझाकरण के लिए वैश्विक तंत्र विकसित करना चाहिए। स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाना चाहिए और डॉक्यूमेंट को डिजिटल बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग आसान तरीके से काम कर सकें। अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए और निगरानी में सुधार की भी आवश्यकता है, जैसे कि हमारा NBA, SBBs और हमारे BMCs हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये होगी दूसरी न्यूज़, और ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास है तीसरी न्यूज़, हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी। तो यहाँ पे बात किया गया है कि अभी हम लोगों ने काठमांडू नेपाल में जो है आयोजित हुआ था सागरमाथा संवाद। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बात करते हैं सागरमाला, जो सागरमाथा संवाद होता है तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुपक्षीय संवाद देखने को मिलता है, जो कि क्षेत्रीय, वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जो है विमर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी थीम क्या थी इस बार, तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए 5 सूत्री सुझाव इसमें दिए हुए हैं। क्या सुझाव दिए हुए हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे।
हिमालय जो है पर्वतमाला की भू आकृति की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। आपको पता होगा कि ये दुनिया का सबसे युवा और सबसे ऊंचा वलित पर्वत देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत 5 देशों में है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। जो भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलेगी, ये जो है 5 करोड़ वर्ष पहले जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, तब ये कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा। महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है देखने को मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से भागीरथी निकलती है, और बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ शिखर पर यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उपस्थित है। इसके बाद अलकापुरी ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, सुमेरु ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, बारासिगरी जो है ग्लेशियर ये चिनाब निकलती है, और जेमू ग्लेशियर से तिस्ता निकलती है। तो ये सारी हो गए इम्पोर्टेंट। बात करते हैं भारतीय हिमालयी क्षेत्र, तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। बात करते हैं वनस्पति की, तो हिमालय की जो हमारी वनस्पति देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विविधता, गिरपात क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, मध्य प्रांतों में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण वन, और ऊंचाई पे आपको अल्पाइन घास के मैदान देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं भारत ने जो 5 सूत्री जो है कार्यक्रम दिया है उससे रिलेटेड क्या है, तो वैज्ञानिक सहयोग को में वृद्धि की जाएगी, और साथ में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलना होगा लोगों को जो वहाँ के आसपास रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना होगा, हरित आजीविका के अवसर प्रदान करके संधारणीय पर्यटन का लाभ दिलाना होगा, ग्रीन फाइनेंस उपलब्ध कराना होगा, पर्वतीय देशों को UN CCC तथा पेरिस समझौते के तहत जलवायु वित्त पोषण उपलब्ध कराना चाहिए, पर्वतीय स्थिति के नजरिए को स्वीकार करना होगा, ये सारी चीजें। बात करते हैं हिमालय हॉट स्पॉट की, यानी कि जो जैव विविधता हमारा हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलता है, वहां पे बात करते हैं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करते हैं, तो भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से 2 हॉट स्पॉट हिमालय क्षेत्र में मौजूद हैं। हिमालय हॉट स्पॉट और इंडो बर्मा हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमालय में प्रजातियों की अधिक विविधता और स्थानिक यानी कि इंडेमिज्म प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलेगा। लगभग 32% पौधों की स्थानीय प्रजातियां यानी केवल यहीं पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ विशिष्ट जीव भी पाए जाते हैं, जैसे हिम तेंदुआ, लाल पांडा और हिमालयी नीली भेड़, ये सारी चीजें। ठीक है, बात करते हैं हिमालयी क्रायोस्फीयर की, यानी कि जो बर्फ है उसका, वहाँ पे जो बर्फ जमी है उसके बारे में। तो हिमालयी क्रायोस्फीयर को जो है इसको हम लोग बोल देते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी बोल देते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर जो है मौजूद है आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद, हम लोग इसको तीसरा सबसे बड़ा जो है हिमनद बोलते हैं, या फिर तीसरा ध्रुव भी बोल देते हैं। एशिया का वाटर टावर बोलते हैं। एशिया की 10 प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यांगत्से, ये सारी की सारी चीजें है ना, जो कि 1.3 बिलियन लोगों को ताज़ा जल उपलब्ध कराती हैं। बात करते हैं जलवायु नियंत्रण और कार्बन संचयन की, तो हिमालय के ग्लेशियरों और हिंद महासागर के बीच तापमान का अंतर गर्मियों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून को भारतीय भूभाग की ओर खींचता है। कार्बन सिंक आपको देखने को मिलेगा, 5.4 बिलियन टन कार्बन को ये स्टोर करके रखते हैं। एल्बिडो प्रभाव, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्लेशियर की परत है, इसलिए से एल्बिडो प्रभाव भी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, हिमालय का आर्थिक महत्व देखने को मिलता है। यहाँ से हमने फाइबर और लकड़ी उत्पादन, जैसे हिमालय के नेटल बिच्छू घास से पर्यावरण के अनुकूल फाइबर बनाया जाता है, ओक के पेड़ से उपयोगी लकड़ी प्रदान होती है। गुच्छी मशरूम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, हिमालय के ऊंचाइयों में पाया जाता है। पर्यटन को भी यहाँ से काफ़ी महत्व मिलता है। बात करते हैं हिमालय पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उत्पन्न खतरे क्या हैं। वनों की कटाई और पर्यावास तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जैव विविधता जो हानि है, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी किस्तियों में जैसे एंडेंजर्ड प्रजातियों का भी पर्यावास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना और जल चक्र में गड़बड़ी। ग्लेशियर के सिकुड़ने से हिमालयी नदियों का आकार बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट GLOF का खतरा बढ़ जाता है। उत्तराखंड में 2013 की घटना जो है यही थी।
ठीक है। हिमालय क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है उस पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। अगर वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो 90% हिमालयी क्षेत्र 1 साल से अधिक तक के सूखे का सामना कर सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। हिमालय में अनियंत्रित पर्यटन भी आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण भूस्खलन और भूदशाओं भी सम्मिलित हो जाता है। अनियंत्रित जल विद्युत विकास भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहले की गई हैं भारत की तरफ से और कुछ पहले की गई हैं वैश्विक, उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। भारत की तरफ से पहले देख लेते हैं फटाफट कौन सी है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, इसमें क्या होगा, हिमनद की निगरानी की जाएगी, जैव विविधता संरक्षण और आपदा से निपटने के लिए क्षमता का बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रथम व्यापक गणना हुई, भारत में 718 हिम तेंदुए या फिर स्नो लेपर्ड पाए गए, विश्व का लगभग 10 से 15%। सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज हिमालय ग्लेशियरों की निगरानी करता है, आपदा से निपटने के लिए तैयारी करता है, जैसे कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड के क्षेत्र की मैपिंग करता है। ठीक है, इसके साथ ही संधारणिक पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बात किया जाएगा तो स्वदेश दर्शन योजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देती है। 2022 में पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे वैश्विक पहले कौन कौन सी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 और क्रायोस्फीयर दशक 2025 से 2034, ये जो है पहले यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तहत 12 देश हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए सहयोग करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट अंतर सरकारी संगठन है, जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात किया जाएगा तो संधि आधारित संगठन है, दुनिया की 7 बड़ी प्रजातियों बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। इसके बाद जो है एक परियोजना चलती है सिक्योर हिमालय परियोजना, बात करते हैं। ये परियोजना वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम के लिए वैश्विक साझेदारी का हिस्सा है, जिसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरी न्यूज। इसके बाद है चौथी न्यूज, जो कि शहरी बाढ़ के बारे में है। चलिए हम लोग यहाँ पे शहरी बाढ़ के बारे में बात करते हैं। तो शहरी बाढ़ आपको कुछ पहले तो मैप आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे शहर हैं वहाँ पे बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में जो है प्री मानसून वर्षा के कारण भी भीषण बाढ़ आ गई थी। तो जैसे कि श्रीनगर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कुल्लू हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और सूरत, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बार बार बाढ़ आती रहती है। बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शहरी बाढ़ होती क्या है। इसके तहत कोई शहर या शहर का कोई हिस्सा जो है भारी बारिश के चलते जलमग्न हो जाता है। मुख्यतः जल निकासी प्रणालियों की खराब स्थिति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि खराब जल निकासी प्रणालियाँ तीव्र एवं अचानक हुई बारिश को जो है बारिश का जल है उसको संभाल नहीं पाती हैं। शहरी बाढ़ और ग्रामीण बाढ़ में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि शहरों में जमीनों पर अधिक निर्माण होता है, इस वजह से बाढ़ की तीव्रता जो है 1.8 से 8 गुना तक बढ़ सकती है और बाढ़ का पानी 6 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। शहरों में निर्माण कार्यों व ज़्यादा पक्की जमीन होने के कारण बारिश का पानी जल्दी नहीं सोखता, जिसकी वजह से भी आपको बाढ़ ज़्यादा देखने को मिलता है। मौसम संबंधी भी कारक देखने को मिलेगा यहाँ पे। प्राकृतिक कारक कुछ है, जैसे कि अचानक और भारी वर्षा। जब अचानक और भारी वर्षा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बात किया जाएगा कि भारी वर्षा और अचानक उसकी वजह से मुंबई की बाढ़, चेन्नई की बाढ़ और साथ में माहौल में स्टॉर्म स्रव और तेजी से बर्फ पिघलने की वजह से भी बाढ़ आ सकती है, जैसे सिक्किम में जो बाढ़ आई थी 2023 में। ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोलॉजिकल कारक भी होते हैं। बाढ़ का जोखिम तब उत्पन्न होता है जब वर्षा के दौरान भू सतह का जल बहाव
जमीन की जल शोधन दर से अधिक हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का परिणाम स्वरूप यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। मानव जनित कारक कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अनियोजित शहरीकरण। बेंगलुरु की नालियां केवल वर्षा जल के निकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल इनसे होकर प्रतिदिन 2000 मिलियन लीटर दैनिक सीवेज प्रवाहित होता है। ठीक है, बिल्डर्स नालियों की चौड़ाई कम करके सड़कों को बदल कर इस तरह से जो है अतिक्रमण करते हैं, इस वजह से भी आपको देखने को मिल जाता है। झीलों का अतिक्रमण होता जा रहा है, इसमें से कहीं न कहीं निर्माण कार्य होते जा रहे हैं। बांधों से पानी की अनियोजित निकासी, जैसे कि बिना योजना के और बिना पूर्व सूचना के हम लोग बांधों से पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आगे वाले इलाके में कहीं कहीं बाढ़ देखने को मिलती है। अवैध खनन और गतिविधियां, नदी के रेत और कार्डिजाइड जो है अवैध खनन से मृदा का कटाव होता है, जिससे जल स्रोतों की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ये भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि कावेरी नदी में बाढ़। अब बात करते हैं शहरी बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियां आखिर क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो संवैधानिक जिम्मेदारियों का विभाजन। जल जो है राज्य सूची का विषय, जबकि जल निकास प्रणालियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी शहर की नगर पालिकाओं की होती है। इससे नीतियां बनाने और लागू करने में देरी होती है, इस वजह से भी आपको देखने को मिलता है। अवसंरचना और तकनीकी की कमी तो आपको देखने को मिलेगी ही। सामाजिक और आर्थिक असमानता देखने को मिलती कि आमतौर पर समाज का गरीब तबका अपर्याप्त अवसंरचना वाले बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहता है और उसके पास पुनर्निर्माण और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कम संसाधन होते हैं। बात करते हैं तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है, वैसे वैसे पक्की और कठोर सतहें बनाई जाती हैं। प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली बाधित होती है। बारिश का पानी तेजी से बढ़कर जल प्रबंधन प्रणालियों पर दबाव डालता है। बेहतर जल निकासी डिजाइन के लिए आवश्यक डेटा की कमी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए हैं, देख लेते हैं कि जैसे एनडीएमए की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके कुछ दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र, जैसे कि केंद्रीय जल आयोग CWC ने सभी प्रमुख नदियों के लिए संरक्षित प्राधिकरणों या एजेंसियों को दैनिक बाढ़ बुलेटिन जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुलोकन केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया है। बात करते हैं तकनीकी उपाय की, तो मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली इन आई फ्लोज मुंबई कहा जाता है। चेन्नई के लिए तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली सी फ्लो चेन्नई वाला जो है। वेब GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियां हैं। ठीक है, बात करते हैं भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि कृत्रिम भूजल पुनर्भरण मास्टर योजना 2020 उद्देश्य है देश भर के 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 145 बिलियन क्यूबिक जो मीटर का जल है उसको संचित किया जाए। इसके साथ ही एक है अमृत सरोवर मिशन। इसका लक्ष्य है वर्षा जल संचयन के लिए प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना। शहरी अवसंरचना का जो है उपाय अमृत 2.0 जो है में वर्षा जल की निकासी को जल निकायों पे में एकत्रित करने और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। आगे की रात जो है वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां, जैसे सिंगापुर का ABC मॉडल। सिंगापुर में जो ABC मॉडल देखने को मिलता है जो है इसमें जल को सक्रिय, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों को हरा भरा बनाने और निजी विकास को संधारणीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है बाढ़ से सुरक्षा, सामुदायिक मेलजोल दोनों प्रकार के लाभ इसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं। वियना का न्यू डेन्यूब सिस्टम, इसमें क्या है बाढ़ से बचाव के लिए 1969 में डेन्यूब नदी के किनारे बनाया गया एक चैनल है। ठीक है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। बाढ़ नहीं आती है, जब तक निष्क्रिय रहता है, लेकिन बाढ़ आती है तो इसको सक्रिय कर दिया जाता है। चीन की स्पॉन्ज सिटी शहरी डिजाइन पद्धति है जिसमें प्रकृति आधारित समाधानों जैसे कि छिद्रदार सतहों और पुनर्बहाली आर्द्र भूमि और जल चैनलों का उपयोग किया जाता है। डेनमार्क की ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके
इमारतों से उत्सर्जित जल को प्रोसेस करती है। पानी जो है गटर से विलो पैनल के माध्यम से बहता है, जिससे पीछे मिनरल वूल लगा होता है जो पानी को सोखता है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको याद रखना है कौन सी चीज़ है। तो ये हो गई, ये भी न्यूज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। चलिए देखते हैं अगली खबर, आज की लास्ट होगी क्योंकि जो डिटेल से खबर है वो इतनी ही थी। बात करते हैं FAO की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में 6 नवीन साइटें शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हाल ही में निम्नलिखित कृषि प्रणालियों को, जो कृषि प्रणाली हैं, जो सिस्टम्स हैं, पद्धतियां हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, जो है शामिल कर लेते हैं कृषि विरासत प्रणालियों में। ठीक है, जैसे कि ब्राजील में एरवा माटे पादप के लिए पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली। ठीक है, चीन में पर्ल मसल्स एक मोलस्क है जो कि सफेद चाय और नाशपाती के लिए विशेष खेती। मैक्सिको में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता को संरक्षित करने वाली पारंपरिक प्रणाली। स्पेन के लंजारोटे द्वीप के ज्वालामुखी क्षेत्र में के विशिष्ट कृषि प्रणाली। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा GIAHS है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, कि है क्या आखिर। ऐसे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनमें से वे समुदाय निवास करते हैं जो अपने पर्यावरण और क्षेत्र से गहराई से जुड़े होते हैं। ये प्रणालियाँ समय के साथ विकसित होती हैं और कई अद्भुत गुणों से भरी होती हैं, जैसे कि अद्वितीय कृषि जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी, मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलेगी, पारंपरिक ज्ञान देखने को मिलेगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, सुंदर परिदृश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही संधारणीय प्रबंधन होता है, जैसे कि किसान, मछुआरे, चारागाह, वनवासी लोग, इनका भी प्रबंधन संधारणीय तरीके से देखने को मिलता है। ये प्रणालियाँ योगदान का क्या करती हैं, आजीविका में भी उनके योगदान करती हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाती हैं। तो बात करते हैं कि वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि प्रणालियाँ जो प्रोग्राम है, ये 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। इसे फैमिली फार्मर्स और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को गंभीर वैश्विक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शुरू किया गया था। उद्देश्य है कि जो पारंपरिक कृषि प्रणालियां हैं उनको जलवायु परिवर्तन, समुदायों के विस्थापन और जैव विविधता के हानि से कैसे बचाया जा सकता है। दृष्टिकोण में बहुहितधारक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो है कुछ काम किए जाते हैं, जैसे कि जो कृषि समुदाय उनको तकनीकी सहायता, ज्ञान के महत्व को दिया जाएगा और कृषि उत्पाद, कृषि पर्यटन और बाजार संबंधी एवं अन्य अवसरों के लिए बाजार को प्रोत्साहन किया जाएगा। भारत की बात किया जाए तो भारत में जो है वर्तमान में 28 देशों में टोटल देखने को मिलेगी, 95 देखने को मिलेगी। इनमें से भारत में कुछ है, जैसे कश्मीर की केसर की विरासत, ओडिशा की कोरापुट में पारंपरिक कृषि, ठीक है, केरल की कुट्टूनाड़ वेटलैंड कृषि प्रणाली, जो कि ये कुट्टूनाड़ जो आपने पढ़ा होगा कि ये समुद्र तल से नीचे झील देखने को मिलती है, या फिर दलदल को सुखाकर जो है कहीं न कहीं डेल्टाइल दलदलों को सुखाकर प्राप्त की गई भूमि पर किया जाता है। तो ये 3 आपको याद रखनी है। बात करते हैं कि फैमिली फार्मिंग और पारंपरिक कृषि को क्यों संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि फसल की किस्मों को संरक्षित और संसाधनों का संधारणीय उपयोग करते हुए विविधतापूर्ण व पौष्टिक तत्वों से संपन्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आय सुरक्षा भी होती है और सांस्कृतिक विरासत भी आपको देखने को मिलती है, और नवाचार और आधार भी ये कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ये हो गई आपकी जो बड़ी खबरें थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आगे हैं संक्षिप्त सुर्खियां जो कि हम अगले वीडियो में करवा देंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसके पीछे के पार्ट भी देख लीजिएगा, और आगे की जैसे कि जून की जैसे ही आएगी उसके नेक्स्ट डे से मैं करवा दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और PDF अगर डाउनलोड करनी है हाईलाइटेड तो आप टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको डाल दूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।